देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ हाजिर हूं एक बार फिर वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उस शुभ खबर की जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। रूस ने यह दावा कर दिया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और अगले साल से रूस में यह वैक्सीन फ्री दी जाएगी। इस वैक्सीन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन अगर रूस का यह दावा सटीक और सही निकलता है तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में यह बहुत बड़ी जीत साबित होगी। आज इस वैक्सीन के बारे में हम आपको तमाम विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही एलएसी के विवाद पर 5 साल बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। इस बैठक के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर में बात करेंगे यूक्रेन युद्ध की, जिसे खत्म करने के लिए ट्रंप पूरी तरीके से तैयारी में हैं। उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी साफ कर दिया है कि वो पुतिन के साथ समझौते के लिए तैयार रहें। अमेरिका के समर्थन के बगैर ज़ेलेंस्की के पास सीज फायर के अलावा कोई रास्ता अब नहीं होगा। यानी हो सकता है कि बहुत जल्द ही यूक्रेन में युद्ध विराम हो जाए। यूक्रेन में क्या है ट्रंप का अगला कदम, ये आपको बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं कैंसर की वैक्सीन की खबर से। रूस ने यह दावा करके दुनिया को हैरान कर दिया कि उसने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है। ऐसी वैक्सीन पर दुनिया के कुछ देश पहले से काम कर रहे हैं, मगर इससे बना लेने का ऐलान रूस ने किया है और रूस ने यह भी कह दिया है कि नए साल की शुरुआत में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। रूस में सभी को यह वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। अगर रूस की वैक्सीन कामयाब हो जाती है तो कैंसर को शिकस्त देना आसान हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए जरा। वो घातक बीमारी जिसकी पूरी दुनिया में दहशत है, क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी शरीर में दाखिल हो जाए तो इसका मुकाबला करना मुश्किल होता है। अक्सर ये बीमारी जानलेवा साबित होती है और इसलिए कैंसर का आतंक है। लेकिन अब रूस से ऐसी खबर आई है जो दुनिया भर के कैंसर के मरीजों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ने दावा किया है कि साल 2025 की शुरुआत में ही इस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि रूस में ये वैक्सीन फ्री में दी जा रही है। हालांकि न तो अभी वैक्सीन का नाम सामने आया है और न ही ये साफ हो पाया है कि ये वैक्सीन काम कैसे करेगी। वैक्सीन कैंसर के मरीजों पर कितनी प्रभावी होगी, इसके आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक mRNA वैक्सीन है। mRNA या मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है। mRNA हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है। जरूरी प्रोटीन से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। ये एंटीबॉडी बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ती है। इस वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार इसे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। ये कैंसर की वैक्सीन पहली वैक्सीन है जो mRNA टेक्नोलॉजी पर बनी है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस वैक्सीन का जिक्र कर चुके हैं। इसी साल फरवरी में एक टीवी शो के दौरान उन्होंने कहा था कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं। हम कैंसर वैक्सीन और नई पीढ़ी के लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवा बनाने की बहुत करीब हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वैक्सीन कैंसर के इलाज में बेहद प्रभावकारी साबित होगी। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को मात देना बेहद मुश्किल टास्क है। वहीं कैंसर का इलाज भी काफी महंगा होता है। दुनिया भर में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें 50% मामलों में मरीज की मौत हो जाती है। खासकर स्टेज 3 कैंसर से लड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए रूस की वैक्सीन को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जी, जहाँ तक मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी है, ये रिसेंट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर नोबेल प्राइज इसी के उस पे मिला है जिस फील्ड में काम कर रहे थे साइंटिस्ट। और मैसेंजर RNA वैक्सीन ये पहली है कैंसर में। हालांकि कैंसर में DNA भी है वैक्सीन, होल सेल वैक्सीन है, डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन है, जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। दे हैव सम लिमिटेड रिजल्ट्स, दे आर नॉट लाइक रामबाण, वो बिल्कुल खत्म कर देती हैं। रही बात इस वैक्सीन की, वी हैव टू वेट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, मोर डेटा टू कम। कैंसर को हराने वाली रूस की वैक्सीन अगर कामयाब होती है तो मेडिकल साइंस में क्रांति हो सकती है। फिलहाल दुनिया भर में कैंसर के कई तरह के इलाज मौजूद हैं। रेडिएशन, सर्जरी,
कीमोथेरेपी से मरीजों को फायदा भी हुआ है, लेकिन ये इलाज महंगा है और साथ ही इलाज पूरा होने के बाद भी कई बार कैंसर के दोबारा पनपने का खतरा भी बना रहता है। कैंसर के इलाज की कई पद्धतियां भले ही प्रचलित है, लेकिन अभी तक सर्वाइकल कैंसर को छोड़कर दूसरे किसी कैंसर की कोई कारगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए रूस के वैक्सीन बनाने के दावे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कैंसर की बीमारी आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला। कुछ कैंसर को अगर छोड़ दें तो उसके मरीज पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाते। एडवांस स्टेज के कैंसर मरीज को बचा पाना नामुमकिन होता है। इस बीमारी के आंकड़े बहुत ज्यादा डरावने वाले हैं। अगर हम देखें WHO की माने तो दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट में 17 लोगों की मौत हो जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक 2020 में दुनिया में कैंसर के लगभग 2 करोड़ केस निकलकर सामने आए, जिसमें से 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। NCRP की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में भारत में कैंसर के लगभग 14 लाख केस आए और दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई में ब्रेस्ट कैंसर हाई रिस्क फैक्टर निकलकर सामने आया है और भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है। जबकि अगर हम देखें तो विकसित देशों में हर 10 कैंसर मरीजों में से 3 या 4 लोगों की मौत हो जाती है। जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में 2017 की एक स्टडी के मुताबिक अगर हम देखें तो भारत में कैंसर से मरने वालों की दर विकसित देशों से लगभग दोगुनी है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 डॉक्टर है। वहीं अमेरिका में 100 कैंसर मरीजों पर 1 डॉक्टर है। यानी विकासशील या गरीब देशों के लिए कैंसर की चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे में अगर कैंसर की रोकथाम करने वाली वैक्सीन अगर मिल जाती है तो इससे लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि रूस ने mRNA यानी मैसेंजर RNA वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है। मैसेंजर RNA के जरिए हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनकर तैयार हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सामान्य वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। रूस ने अपनी कैंसर वैक्सीन को विकसित करने में AI तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये कैसे मुमकिन हुआ, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। कि पेशेंट के ट्यूमर सेल को ले लिया, उसमें एंटीजन मतलब उसका हुलिया क्या है, जैसे इंसान के लिए 5 फीट 8 इंच का है, देखने में गोरा काला है, नाक कैसी, जिससे आप पकड़ते हैं जैसे गुमशुदा की तलाशी या किसी चीज का एडवर्टीजमेंट होता है। तो कैंसर सेल भी ऐसा अपना कुछ एक्सप्रेशन देता है जिसको कहते हैं ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन TEA। इसको पकड़ के निकाला, इसके खिलाफ इसके कोडिंग, इसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैसेंजर RNA तैयार किया गया और उस मैसेंजर RNA को वापस उसी मरीज में जिससे टिश्यू निकाला था उसको डाल दिया। अब बॉडी का इम्यून सिस्टम जो सप्रेस था, दबा हुआ था, कैंसर सेल इसी से बच रहा था, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता ताकि एंटीजन पकड़ में ना आए और डिफेंस उस पर अटैक ना करे। वो इम्यून सिस्टम जग गया। जगने के बाद बॉडी के अंदर ही T सेल, कोरोना के टाइम भी आप लोग सुन रहे होंगे, T सेल एक्टिवेट होकर ट्यूमर को किल करने लगा। मतलब बाहर से कीमोथेरेपी नहीं गई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम करेगा, मैनुअली इस डाटा को रिट्रीव करने में, मैट्रिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको फटाफट से एंटीजन निकालता है, एल्गोरिथम के हिसाब से मैट्रिक्स तैयार करता है और मैसेंजर RNA की कोडिंग बता देता है कि ये कोड कर दो और कोड करके पेशेंट को दे दो। उसके बाद जो मॉनिटरिंग होती है T सेल उसके खिलाफ कितना कारगर हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग भी AI बहुत फास्ट कर रहा है। इस चक्कर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजर रोल मेडिकल साइंस में आ ही रहा है, वैक्सीन में भी आएगा, कैंसर मॉनिटरिंग में भी आएगा। ये कारगर साबित होगी। तो AI के थ्रू यह संभव हुआ है। देखिए, रुक करते हैं अब अगली शुभ खबर का। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं और आज उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई और देखिए दोनों के बीच LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर बात हुई और इसके अलावा करीब 5 साल से अधिक समय से बंद पड़े द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने पर चर्चा हुई। खबर यह निकल कर आई कि दोनों के दरमियान कई और मुद्दों पर बात हुई है। देखिए, अजीत डोभाल भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 23वीं बैठक में शामिल होने के लिए चीन में हैं और भारत चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बाकायदा सहमति बनी थी। इसके लिए देखिए दोनों देशों ने अजीत डोभाल और वांग यी को विशेष प्रतिनिधि बनाया था। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर तनाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं, यानी तनाव को कम किया जाए। इस सिलसिले में
5 साल बाद हो रही विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। भारतीय एनएसए और चीनी विदेश मंत्री की बैठक के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, आपको बता रहे हैं। देखिए, चीन भारत के साथ हुए समझौतों को लागू करेगा और चीन ईमानदारी से मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है। अजीत डोभाल ने भी कहा कि भारत चीन के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर तनाव था। पिछले 2 साल की लंबी बातचीत के बाद अक्टूबर में इसे लेकर एक समझौता हुआ और यह तय हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं देपसांग और डेमचोक से पीछे हटेंगी। इसके बाद सेनाओं की वापसी शुरू हो गई। इस समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट गई हैं। भारत और चीन की सेना अब उन्हीं क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं जहां पर 2020 से पहले किया करती थी। हालांकि गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे कुछ पॉइंट्स पर गश्त को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। देखिए, सीमा विवाद पर अगर भारत और चीन लगातार बात करने के लिए तैयार हुए हैं तो इस बात की उम्मीद हो सकती है कि देर सबेर विवाद को सुलझा लिया जाएगा। एलएसी पर तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी दुनिया की नजर यूक्रेन युद्ध पर टिकी हुई है। ट्रंप कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनते ही इस युद्ध को खत्म कर दिवा देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे। ट्रंप ने बेलान लपेटा जेलेंस्की को मैसेज कर दिया है कि वो पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार रहें, यानी ट्रंप जेलेंस्की से किंतु परंतु सुनने के मूड में नहीं है। तबाह हो चुके यूक्रेन को अब हर हाल में शांति की जरूरत है और अब इसलिए ट्रंप अब शायद जेलेंस्की की शर्तें सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए जरा। ट्रंप ने अभी औपचारिक तरीके से अमेरिका की कमान नहीं संभाली, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया के 2 अलग अलग मोर्चों पर चल रही जंग रुकवाने के लिए एक्टिव हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में सीज फायर हो चुका है और अब ट्रंप का फोकस यूक्रेन पर है। और अब उन्होंने जेलेंस्की को साफ कह दिया है कि जेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए समझौता करना ही होगा। That's all. Got to be a deal. No, got to be a deal. Too many people being killed. That is a war. That's hard. Too many people. Got to make a deal. And Putin has to make a deal. What deal? Do you think? Putin has to make a deal, and Putin would have never gotten in a vote. जंग में यूक्रेन तबाह हो चुका है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं और शहरों में सन्नाटा है। फिर भी जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे जंग में उनकी जीत हो रही है और इसीलिए वो सीज फायर के लिए शर्तें रख रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रंप का मैसेज साफ है कि जेलेंस्की को 20 जनवरी के बाद हर हाल में बातचीत के लिए तैयार होना होगा। ट्रंप के लहजे से भी साफ है कि अमेरिका जेलेंस्की की कोई शर्त नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ सवाल है कि यूक्रेन के जिस जमीन पर अभी रूस ने कब्जा किया है उसका क्या होगा। फिलहाल ट्रंप इसका जवाब नहीं दे रहे। I'm going to let you know that after I have my first meeting. अमेरिकी चुनाव के दौरान ट्रंप यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन की ओर से दी जाने वाली अरबों डॉलर की मदद पर सवाल खड़े कर चुके हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ट्रंप ने लगातार दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो एक दिन में यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे। हालांकि तब भी उन्होंने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी थी। अभी भी नहीं बता रहे हैं कि जंग रुकवाने के लिए उनके पास फॉर्मूला क्या है। We're going to be talking. We'll be talking to President Putin, and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. यूक्रेन युद्ध में हुई तबाही पर ट्रंप दुख जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां जंग हुई है वहां अधिकांश हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है और इसे ठीक करने में 100 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। कई शहर ऐसे हैं जहां एक भी बिल्डिंग नहीं बची है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन की तस्वीरें देखकर उन्हें अमेरिकी गृह युद्ध की भयानक तस्वीरें याद आती हैं। इस युद्ध में 43,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। 3,70,000 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। वहीं रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद जेलेंस्की जंग रोकने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो तो नाटो देशों से हथियार मांग रहे हैं, जंग को तेज करने का संकेत दे रहे हैं।
don't think they should have allowed missiles to be shot 200 miles into Russia. I think that was a bad thing. And that brought the Koreans in, North Korea. यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री भी अमेरिका की परेशानी का सबब है। इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसे ट्रंप समझ रहे हैं और इसीलिए चाहते हैं कि युद्ध का दायरा न बढ़े। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का युद्ध में शामिल होना इंडो पैसिफिक इलाके की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन की सैन्य खौफ एजेंसी ने दावा किया कि रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के साथ युद्ध में नॉर्थ कोरिया के करीब 20 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे हालात में यूक्रेन जंग और खतरनाक हो सकता है और ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए वो लगातार ज़ेलेंस्की पर जंग रोकने और बातचीत शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ज़ेलेंस्की युद्ध विराम तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के नियंत्रण में अभी जितना इलाका है वो नेटो के कंट्रोल में लाया जाए। रिपोर्टर्स के मुताबिक अगर हम देखें तो युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन के लगभग 18% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने की भी मांग की है जिससे रूस भविष्य में दोबारा हमला ना कर सके। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि अगर हम युद्ध विराम की बात करते हैं तो हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि पुतिन वापस नहीं आएंगे। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ज़ेलेंस्की पीस टॉक के लिए तैयार हैं। रूस की कब्जा की गई जमीन पर क्या फैसला होगा ये अभी तय नहीं है, मगर संकेत जाहिर तौर पर यही मिल रहा है कि जल्द ही सीज फायर पर बात शुरू होगी और युद्ध थम सकता है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन और रूस के लिए नियुक्त किए गए विशेष दूत कीथ जनवरी की शुरुआत में कीव जा सकते हैं। इस यात्रा का मकसद जमीनी सच्चाई और तथ्यों को देखना समझना है। कैलोथ कीव में वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। कीव के अलावा कीथ कई दूसरी यूरोपीय राजधानियों का भी दौरा करेंगे। उनकी टीम इटली और फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों के नेताओं से मिलेगी और यूक्रेन युद्ध को रोकने पर विचार होगा। कैलोथ मॉस्को जाएंगे या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है, मगर माना यह जा रहा है कि इस यात्रा में रूस और यूक्रेन दोनों को सीज फायर के लिए तैयार करने की कोशिश जरूर की जाएगी। तो देखिए, कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि किस प्रकार से युद्ध विराम किया जाए। दोनों देशों की जो बर्बादी हो रही है, जो मासूमों की जान जा रही है, उस पर कम से कम विराम लग सके। और जब से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं, कोशिश यही होगी कि किस प्रकार से युद्ध विराम किया जाए। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।